आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे बस्तर से। और ये छत्तीसगढ़ का वो बस्तर है जहां जो बस गया वो बस कर निकलना नहीं चाहता, और जो बस्तर नहीं आया वो बस्तर आना नहीं चाहता। तो क्या बस्तर इतना खौफनाक है? जब कोई यहां आता है और परिचय देता है तो कहता यही है कि नक्सलियों का गढ़, लाल आतंक और न जाने क्या क्या। मैंने भी बहुत सारी रिपोर्टिंग की है और आपको दिखाया है कि कैसे नक्सली यहां खून की होली खेलते हैं। लेकिन अब बस्तर बदल रहा है। सरकारें, यहां केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह कोशिश कर रही है कि बस्तर की पहचान कम से कम ऐसी ना हो जो बन चुकी है। क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी लैंड होने से पहले एयरपोर्ट में लोगों को लगता है कि कहीं नक्सली बंदूक लेकर तो नहीं खड़े हैं। ऐसे तमाम मिथों को दूर करते हुए आज हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां लेकर पहुंच गए हैं सीधे बस्तर। और चूंकि पहले चरण का मतदान बस्तर में होना है, 5 राज्यों में जहां चुनाव होना है वहां सबसे पहले वोट देने के लिए बटन बस्तर में दबाए जाएंगे। इसलिए बस्तर में आज जानते हैं कि क्या माहौल है। क्योंकि 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस अब 75 पार की बात थोड़ी कम करने लगी है। वहीं बीजेपी को लगता है कि 14 से 46 का आंकड़ा हम बहुत आसानी से पार कर लेंगे। तो क्या ऐसा ही है समीकरण छत्तीसगढ़ का? यह सब कुछ बताएंगे। 22 टिकट काट दिया है कांग्रेस ने और बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट में लग गई है। तो चुनाव पूरी तरह से चढ़ गया है। क्या क्या वार पलटवार हो रहे हैं और क्या क्या नेताओं के जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सुनेंगे तब जानेंगे कि माहौल छत्तीसगढ़ का कितना सियासी हो चला है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में दोबारा जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया। एक तरफ बीजेपी ने जहां ज्यादातर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने विधायकों में जबरदस्त फेरबदल किया। 90 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने अपने 71 मौजूदा विधायकों में से 22 का टिकट काटा, यानी लगभग 30% विधायकों को बदल दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने महज 1 विधायक का टिकट काटा है। टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस में बगावत की आवाजें तेज हो गई। मनेन्द्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। वहीं सामरी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चिंतामणि महाराज को मनाने के लिए बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व केंद्रीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल उनके आश्रम पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक चिंतामणि महाराज ने बीजेपी के सामने शर्त रखी कि उन्हें अंबिकापुर से चुनाव लड़ाया जाए। अंबिकापुर वही सीट जहाँ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनका कहना था कि आप आ जाइए, आपको हम लोकसभा लड़ाएंगे। मैं बात रखा हूं कि अभी अंबिकापुर विधानसभा में अभी कोई प्रत्याशी चयन नहीं हुआ है, तो अभी आप अंबिकापुर लड़ा दीजिए और 6 महीना बाद जब लोकसभा लड़ाने का होगा तो लोकसभा हमको भेज दीजिएगा। नहीं छोड़ने का निर्णय अगर लेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि वो पहले भाजपा में ही थे, भाजपा से कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस ने उनके लिए जो बना उतना किया, तो परिवार इतने जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए, बाकी उनकी इच्छा। माना जा रहा है कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट काटे। लेकिन टिकट कटने के बाद जिस तरह से बगावत हो रही है, उससे कहीं कांग्रेस को लेने के देने ना पड़ जाए। देखिए, रिपोर्ट तो आपने देख ली और समझ गए कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन जनता कितनी समझदार हो गई है। चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष हैं, अपने क्षेत्र में पहुंचे थे और अपने पारंपरिक अंदाज में कुर्सी में बैठ गए। एक महिला आई और बोली 5 साल में आए हैं, हर साल आ जाया कीजिए कम से कम। तो नेताओं को इस तरह से भी जवाब देना पड़ रहा है क्योंकि जनता जागरूक है और जनता सब कुछ समझती है। चिंतामणि महाराज अगर नाराज हैं तो बृजमोहन अग्रवाल जाकर बैठकर कह रहे हैं महाराज जी कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो आइए, हम वहां फैलाए खड़े हैं, शामिल हो जाइए। तो खैर
चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको बताया ये दोनों चीज, क्योंकि कैसे नेता पहुंच रहे हैं विधायक और जनता के पास और उन्हें किस किस चीज का सामना करना पड़ रहा है। आइए परिचय करा देता हूं कि कौन कौन है मेरे साथ हैं श्रीनिवास राव साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, और ये पट्टा भूल गए थे तो इनके साथी लाके पट्टा पहना दिए हैं। ये समझिए कि पट्टे की क्या अहमियत है। और ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और इनका नाम है सुशील मौर्य। हाँ, सुशील मौर्य इनका नाम है। ये पट्टा पहन के आए थे और इनके बहुत सारे लोग पट्टा पहन के आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे सुशील भाई, इसलिए क्योंकि आप सरकार में हैं, युवा नेता हैं, और जब आए थे तो काफी मुस्कुरा रहे थे और अब थोड़ा सा गमगीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 75 पार का नारा कहीं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सुशील भाई नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। कोरोना काल के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने हर एक वर्ग, हर एक समाज, युवा, किसान, सभी लोगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कांग्रेस ही नहीं, आम जनता कह रही है कि अब की बार 75 पार। सही बताइए आप लोग, ऐसा है क्या? अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार है क्या? बताइए, है क्या? बहुत सही बात है। अभी इस बार भूपेश सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, झूठ इस बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। ये जो नारा है, देखिए ये जो नारा है, ये नारा कितना कारगर है ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बस्तर में क्राउड ऐसा भी होता है। आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो, आपका नारा। अरे सुनिए, ए भैया, ए हेलो, ए न भूपेश बघेल आए हैं यहाँ, न टीएस सिंहदेव हैं, काहे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं? कौन देख रहा है जो नंबर बढ़ना है? आ रहा हूं। अरे सुनिए 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 सुनिए, ये कह रहे थे औ नहीं सही वो, बदल के रही वो, समझ रहे हैं? और अपने पुराने टिकट जो जिनको बांटा है उसको तक नहीं बदल पाए। कैसे बनाएंगे सरकार? सब पुराने चेहरों को टिकट दे दिया, कैसे बनाएंगे सरकार? मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो नारा है ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता का नारा है। ये जनता का नारा है कि ये अब नहीं सही वो, बदल कर रही वो। और आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 43 सीटों को नए जगह 43 जो नए प्रत्याशी उतारे गए हैं, और आप ये कहना कि हमने टिकट नहीं बदला, सीट नहीं बदला, ये एकदम सही नहीं है। और ये नारा जो जनता का है हमेशा सत्य रहता है, ये आत्मा से निकला हुआ नारा है। अब नहीं सही वो, बदल कर रही वो। क्या बात है, बीजेपी वाले आपसे थोड़े जोशीले दिखाई दे रहे हैं। इनके जोश के सामने सरकार में आप हैं, आपको थोड़ा बोलना चाहिए। आओ नहीं सही वो, बिल्कुल नहीं बदल वो, मतलब जो भी सेट हो। हम लोग होश में काम करते हैं और भाजपा वाले जोश में। हमारी सरकार ने हर एक वर्गों का ख्याल रखा, इसलिए हमारे सरकार के ऊपर छत्तीसगढ़ के आम लोगों का भरोसा है, किसानों का भरोसा, युवाओं का भरोसा, मजदूरों का भरोसा है, सभी वर्गों का भरोसा है। इसलिए कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। अरे यार, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि आज नहीं बोलूंगा, ये अपने से ही बोल दिए। भूपेश है तो भरोसा वाला नारा कांग्रेस ने बदलवा दिया, बोला कांग्रेस है तो भरोसा है। बोलो नहीं, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। दीपक भाई जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी और आम जनता का कहना है भूपेश है तो भरोसा है। चलिए मान लेते हैं भाई, कांग्रेस के लोग हैं, भूपेश है तो भरोसा है। जो आप कहेंगे वो हम दिखाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे बोला है नो कट नो एडिट, ये तो सीधे लाइव है। पचौरी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जरा खड़े हो जाइए। मैं आपसे इसलिए समझना चाहता हूं, पचौरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम लोग जब बस्तर आते हैं तो इनकी नजरों से देखते हैं, समझते हैं। ये बताइए कि ये कह रहे हैं आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो, और वो कह रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है। जनता कितना बदलाव करने वाली है और कितना जनता को किसके ऊपर भरोसा है? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटी कम्बेंसी थोड़ी सी है। लेकिन जब टिकट बंटवारे के समय जो चीज़ें आई हैं सामने, भाजपा में भी आई हैं, कांग्रेस में भी आई हैं, असंतोष वहाँ भी है, संतोष यहाँ भी है, यहाँ भी लोगों का टिकट कटा है। तो हो सकता है कि जो भीतर घात कहते हैं जिसको, या बागीपन कहते हैं जिसको, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचा सकता है। हाँ, क्या कौन बोल रहा है इधर? कौन बोला? क्या कौन नाराज है, कैसे नाराज है, जल्दी बताइए। जगदलपुर के संतोष नाराज है। संतोष बाफना जी। अच्छा, बागी बलिया तो नहीं हो जाएंगे वो? लग तो वही रहे, फुर वही जल रहे हैं उनके, फुर वही है।
तभी आपने हाँ बोलिए 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 बोलिए। अरे जगदलपुर का खो गया है अमन और चैन, क्योंकि सो रहे हैं रेखचंद जैन। रेखचंद जैन बदल रहे हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार आ रही है छत्तीसगढ़ में। 19 करोड़ नकली शराब बेचने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार कई के घरों के चिराग बुझा दिए, कई के माथों के अपने सिंदूर मिटा दी। सिंदूर मिटा दिए। तो इसलिए रेखचंद जैन जी भी सो रहे हैं। वो समझ गए कि शहर में अशांति फैली है, शहर का खो गया है अमन और अरे काहे काहे पकड़ रहे हो, खड़े हो जाओ, आओ 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 आओ। काहे बीमारी आ गया कि नाभि में इंफेक्शन आ गया। ऐसा नहीं बोलते हैं, दुश्मन भी बीमार हो तो उसके स्वस्थ रहने की कामना करना चाहिए। क्या नाम है आपका? लोकेश राव। इतना काहे नफरत फैलाए हुए हैं? का बात नहीं है। बोलिए, पहले आप बोलिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लाइव कार्यक्रम में कि भगवान रेखचंद्र जैन को जल्दी स्वस्थ करें। भगवान रेखचंद जैन को जल्दी स्वस्थ करे। बजाइए ताली भाई इनके लिए, बजाइए इनके लिए ताली। सबके स्वस्थ रहने की कामना करनी चाहिए। इधर कोई बोलेगा तो हाथ उठाइए, कोई बोलेगा जल्दी। हाँ बोलिए 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 बोलिए। क्या होगा इस बार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार? चंदन लगाएं, हम समझ गए आपका इशारा किधर है, बताइए। देखिए भाजपा की सरकार आ रहा हूं मैं उधर। और मेरा ये कहना है, ये जिस भरोसे की बात कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी को इन्होंने कहा था कि हम पूरे शिक्षा कर्मियों का संविलियन करेंगे। 328 शिक्षा कर्मी आज भी संविलियन के लिए भटक रहे हैं। उनको 2 साल से वेतन नहीं मिल रहा, पहले उसका जवाब दें। कांग्रेस वाले भैया मौर्य साहब तैयार कर लीजिए, टाइम दे रहा हूं। भरोसा आम पब्लिक को भरोसा है, पहले जिनको वेतन देना चाहिए 2 साल से अपने घर की रोजी रोटी नहीं चला रहे हैं, उनका जवाब दें। बोलिए। सर भरोसा तो इनको इतना हो रहा है भूपेश बघेल पे, नाना प्रकार के इन्होंने घोटाले किए, नाना प्रकार के घोटाले किए। बच्चे थे तो सोचते थे लालू प्रसाद चारा तक खा गए, ये भूपेश बघेल ये है, ये गोबर तक खा गए। गोबर खाऊ सरकार है ये, गोबर खाऊ सरकार है ये। अरे यार कुछ भी बोल रहे हैं, गोबर कौन खाता है भाई, गजब कर रहे हैं। गोबर घोटाला किया है ये पूरा 2000 करोड़ का। गोबर कौन खाता है भाई, हद है। अरे आ रहा हूं। अरे गोबर कौन खाता है? देखिए बेसिक अंतर है, एक बेसिक अंतर है। आ रहा हूं आपके पास। एक बेसिक अंतर है। अरे ये आप ही के तो हैं, आपके हैं। आ रहा हूं ना, आ रहा हूं। संतोष बावला जी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने खुलेआम घोषित किया कि मैं 79 विधानसभा में कहीं भी चुनाव प्रचार करूंगा, जगदलपुर में नहीं करूंगा। लेकिन रेखचंद जैन जी ने कहा कि मैं जितना भी काम किया हूं वो मेरे छोटे भाई जतिन जायसवाल के साथ मैं खड़ा हूं। ये बेसिक अंतर है उनमें और हमारे में। बोलिए। देखिए अभी मोदी जी ने कहा अब नहीं सही वो बदल के रही वो, ये नारा जनता ने दिया, बिल्कुल दिया। केंद्र में बदलने के लिए दिया। 9 सांसद हैं, 65,000 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो जाती है, मुंह में ताला लगा के बैठते हैं। ऐसे सांसदों को बदलने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने यह नारा दिया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा संविलियन क्यों नहीं हुआ। केंद्र की मोदी सरकार 49,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार का। अच्छा सुनिए, मुझे ये बताइए कि क्या भूपेश बघेल ने जो घोषणा की है उसकी ब्रेकिंग हम चला रहे हैं? अगर चला रहे हैं तो समझ जाइए आप, जो हम इस खबर इसलिए रोका हूं आपको, इसको मैं इसलिए रोका हूं कि इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको बता दूं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है कि इस बार हम जब दोबारा आएंगे तब पिछली बार की तरह कर्ज माफ करेंगे किसानों का। और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुना देते हैं क्या कहा है भूपेश बघेल ने, क्या कहा है भूपेश बघेल, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई, किसान के फिर ऋण माफी हुई, कांग्रेस की सरकार बनाओ। तो आपने सुना कि कैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करें। देखिए एक बात तो है, इस पर तो चिंता जाहिर करना पड़ेगा। बीजेपी से इधर संतोष पांडे बैठे हुए हैं, इतना लड़ते हैं, कैसे शांत बैठे हो जी, कैसे शांत बैठे हो भैया, कैसे शांत बैठे हो? ये बताइए, ये जो घोषणा कर दिया अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2800, उधर धान का मसला है ही है, कैसे इसका काट निकालेंगे? घोषणावीर मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा ही करते रहेंगे। भरोसे की सरकार बताने वाले लोगों को भरोसे का सम्मेलन करना पड़ा और इतना भरोसा किया कि अपने 22 विधायक के टिकट काट दिए। जिन पे भरोसा करना था उनका टिकट काट के कौन से भरोसे की बात कर रहे हैं? और भूपेश बघेल
का लोग जानते हैं कि किस प्रकार से उसने शराबबंदी की बात की, और आज उसका मुख्यमंत्री बोलता है, उनका मंत्री बोलता है कि मेरे जिंदा रहते रहते इस प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी। नवीन मदिरालय खोले जा रहे हैं इस प्रदेश में, युवाओं का कोई रोजगार नहीं रह गया है। युवाओं के नाम से बस्तर में 4440 पद निकलते हैं। 440 पद के अगेंस्ट में बस्तर संभाग में स्थानीय भर्ती के नाम से सिर्फ 245 भर्ती। संतोष भैया सुनिए, तो इसको छोड़ दीजिए, हम इसी पकड़ने नौकरी करते हैं। आप एक फ्लो में आ गए, माइक पकड़ लिए, पता चला हमारा माइक हथिया लिए, हम बेरोजगार हो जाएं। हाँ आप बोलिए। जो स्थानीय भर्ती के नाम से डॉक्टर रमन सिंह ने एक नियम बनाया था कि जो स्थानीय भर्ती होगी तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के स्थानीय लेवल भी होगी। 2020 में आ रहा हूं, बढ़िया बोलते हैं, आ रहा हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं। भगवान करे आपको विधानसभा का टिकट मिले। हाँ बताइए। अच्छा सुनिए, ये सुनिए, ये जुगाड़ में थे क्या टिकट के? ये तो बिल्कुल जुगाड़ में थे। इन्होंने वॉल पेंटिंग करवा लिया था, पूरे विधानसभा में वॉल पेंटिंग। गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ तो अब यहाँ ऐसे गड़बड़ हुई है कि बापना जी को नहीं मिले तो पांडे जी को भी नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। आ रहा हूं। आपने एकदम सही पहचाना, ये दूसरों का रोजगार मारने वाले भाजपाई हैं। इस बस्तर परिवहन संघ को बंद करके हजारों परिवार का इन्होंने रोजगार छीना था, और आज आपका ये माइक पकड़ के आपके रोजगार पर भी नजर डाले बैठे। हाँ ये तो सही पकड़ा है आपने। पांडे जी ये नहीं होने देंगे, पांडे जी ये नहीं होने देंगे। पांडे जी इसलिए चुपचाप बैठे थे क्योंकि इन्होंने शपथ लिया कि दूसरे जाति धर्म के लोगों से हम सामान नहीं खरीदेंगे, और लेकिन आज वोट मांगने के लिए उन घरों में जा रहे हैं, उस धर्म के लोगों के पास वोट मांगने जरूर जा रहे हैं। हाँ भाई ये बताइए। आ रहा हूँ। राव साहब ये बताइए, ये जो बोल रहे हैं कि दूसरे जाति धर्म के लोगों से सामान नहीं खरीदेंगे, ये सही है क्या? आप लोगों ने ऐसा कुछ ऐलान किया? जी नहीं, एकदम गलत बात है ये। आप शोर मचा के मेरी आवाज को दबा नहीं सकते, और सत्य की आवाज को तो कभी नहीं दबा सकते। सुनिए, हाँ आपके पास वीडियो है, उस सबूत को आप लेके देंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी तक ने स्पष्टीकरण दे दिया था कि ये जो चीज था उसका वो विषय था ही नहीं, और जिस कारण से बंद का आह्वान किया गया था उसमें ये उपस्थित जरूर था, और बाद में तुरंत हमारा खंडन आया था कि हमारा मतलब नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव के साथ चलती है, ना किसी का शोषण की नीति करती है, ना ही किसी का आपके। ये मैं कह रहा हूं, जो संतोष पांडे कह रहे हैं, ये जो आज संजय पांडे माफ कीजिएगा, ये जो ऐलान हुआ है, क्या कर्ज माफी का ऐलान नहीं करते या तो किसानों को लुभाने की कोशिश नहीं करते तो इतने आत्मविश्वास में नहीं है क्या कांग्रेस की सरकार की कि हम रिपीट कर रहे हैं? देखिए, यह कांग्रेस की सरकार आम आदमी की सरकार है, किसानों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के हर एक वर्गों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, तब आपकी मीडिया कहां जाती है? हमारे भूपेश बघेल जी अगर किसानों कर्जा माफ करने की बात करते हैं तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? यहाँ के बेरोजगारों युवाओं को रोज। मौर्य साहब ऐसा है, हमारे पेट में दर्द होता, अभी हम गिनाने लगेंगे ना तो माफी मंगवा देंगे। ज्ञानेंद्र तिवारी नाम है हमारा। अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर 10 शो मैंने किए हैं। ये आसानी से बोल देना ठीक बात नहीं है यार मौर्य जी। आपकी बात नहीं है, हमारी बात। हाँ तो ऐसा अधिकांश जो मीडिया है, हमारे ये दोस्त हैं, हमारे ये दोस्त हैं, इनसे गलती हो गई थी, एक गलती हो गई थी। नहीं, अधिकांश जो मीडिया के लोग हैं वह झूठ बोलने का बात करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे और अमित शाह भी आए थे, उन्होंने इसी मंच से कहा था कि नगर नार का निजीकरण नहीं होगा। कुछ दिनों पहले नवभारत में आया है पेपर में भी कि 24 तारीख को कलकत्ता में निजीकरण की दिशा में एनएमडीसी। जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। आ रहा हूं, आपका जवाब। आप जी किस वक्त पर मैं बात कर रहा हूं, जब हमने बोला था, हमने हमारे जो केदार कश्यप जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि इनकी बात का जवाब दीजिए, इधर उधर मत घुमाइए राव साहब, इनकी बात का जवाब। इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा था कि इस नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि केदार कश्यप जी ने हम मोदी जी की बात सुनना चाहते हैं। मोदी जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया, अब इनको भरोसा क्या झूठे भूपेश पर है क्या? ये हमारे अमित शाह जी, मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। चलिए पीछे वाले। हाँ आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ। जिसको बोल रहा हूँ हाथ खड़ा करिएगा भाई, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास। हाँ
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बस्तर में एक स्टील प्लांट लगा है, वो भी कांग्रेस की देन है और उसको भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचने जा रहे हैं। अभी अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने भी जैसे 15 लाख का जुमला दिया था वैसे ही इस निजीकरण को नहीं बेचेंगे करके जुमला दिया है। लिखित में ऑर्डर क्यों नहीं निकालते हैं लोग? ठीक है, इधर हाँ, जल्दी खड़े हो जाइए भाई, थोड़ा फुर्ती दिखाइए। आम आदमी पार्टी कहीं है 3-13 में? आप है ना सर? कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, आप देखिए 3-13 नहीं 10-13 आएंगे। 10 लाएंगे? 10-13 बोला मैं, लाएंगे नहीं बोला मैं। आप 3-13 बोले, मैं 10-13 बोल रहा हूँ। मतलब 10-13 मतलब क्या? 10-13 गिन लीजिए कितना होता है। मतलब 10-13 23 सीट। 23 सीट की बात कर रहा हूँ जो 23 सीट आप ले आएंगे? अभी लाएंगे की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे यार, तो क्या करेंगे यार भैया, बता दीजिए, दर्शक समझ जाए, हम समझ जाए। समस्या की बात कर रहा हूँ। बस्तर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, और आदिवासियों की पलायन की समस्या है। यहाँ जो जाति की समस्या नहीं है, भाजपा और कांग्रेस मिलकर भटकाने का काम कर रहे। भाई आप पलायन की बात करो ना, पलायन पे आप बात नहीं करते। अच्छा ठीक, अभी करूंगा। हाँ, इधर क्या बोलना चाह रहे थे आप, बताइए। नरेंद्र मोदी जी 15 लाख का वादा पहले भी किए थे। किसी के बोलने से भरोसा नहीं होता है। इन्हीं की सरकार का एक पत्र निकला था जब नगरनार बना था, उस लिस्ट में नगरनार का नाम शामिल है कि उसका निजीकरण होगा, जिसका प्रूफ वो जावेद भाई के फोन में है। हमारे पास पत्र है सबूत के तौर पर, वो पत्र से हटाए तब माने। ठीक है, आ रहा हूं इधर पे, जिसको बोल रहे हैं। हाँ, रुकिए। ये कांग्रेस विनिवेश की बात करती है, पहले तो इनको पता होना चाहिए, इनके जैसा नहीं है कि संविधान का कागज राहुल गांधी ऐसी फाड़ देते, वैसा नहीं है। नीति आयोग तय करता है, प्रपोजल आएगा और स्वयं प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में 3 तारीख को बोल चुके हैं, लेकिन जब नीति आयोग फिर से उनके पास कागज भेजेगा तो फमीद पात्रा जी तो आपका मैंने फोटो फाड़ दिए थे टीवी न्यूज के सामने। जी, इनका राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, ये तो उनके प्रधानमंत्री का स्वयं इज्जत नहीं करते हैं। क्या बात? इसके प्रधानमंत्री का, इनके देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का खुद इज्जत नहीं करते थे राहुल। आप देखने गए थे, वो बेइज्जती कर रहे हैं। पूरा भारत जानता है, किसी से भी पूछ लीजिए। हाँ, इधर बताइए, इधर कोई अपनी बात कहना चाहे? हाँ, बोलिए। खड़े हो ना यार राजा, युवा आदमी हो, फुर्ती से खड़े करने देते नहीं है तो कहाँ से खड़े हो? खड़े हो जाइए, अब बोलिए। खड़े हो गए ना। अब ये बोलते हैं कि जे 2 दिन के बाद प्रत्याशी ये घोषित नहीं किए थे, कोई एक नारा लगाए थे, आजू कोई नहीं है, आजू बाजू सिर्फ रहेंगे राजू भैया। अब कहाँ गए वो राजू भैया, जतिन भैया आ गए। तो इनके पास तो एक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था और ये बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी सियासत की बात करते हैं। इधर कोई अपनी बात, इधर कोई। हाँ, बोलिए। आपके कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारे पास तो चेहरा है हमारे मुख्यमंत्री का। क्या इस भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का? हम तो बोल रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, इनके पास ऐसा कोई नाम है? क्या नरेंद्र मोदी को ये यहाँ बनाएंगे मुख्यमंत्री? कोई तो ऐसा हो, नाम बताएं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल जब जनता पूछने लगे तो पूछना तो पड़ेगा राव साहब, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पूछा तो जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और सीधे छत्तीसगढ़ के बस्तर से ये बहुत सुकून देने वाली खबर है। मैं भी छत्तीसगढ़ का हूं कि जब हम बस्तर में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हों और कोई आदमी नक्सलवाद की बात ना कर रहा हो। सोचिए, बस्तर बदल रहा है। अब जिस तरह से नक्सलवाद का प्रचार करते थे लोग, या नक्सलवाद के मसले पर बात करते थे, वैसा अभी नहीं है, क्योंकि आधे घंटे की बहस में अब तक तो कोई ये नहीं कह रहा है कि नक्सलियों का इतना खतरा है कि हम मतदान भी नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा है सुरेश जी? एक बार आप बता दीजिए नक्सलवाद के बारे में, क्योंकि हम बस्तर में हैं, लोग बस्तर को इस तरह से समझते हैं, दूर से जब बैठकर देखते हैं कि मतदान नहीं करेंगे, उंगली काट देंगे। अभी भी ऐसा है क्या? नहीं, अभी आज की तारीख में ऐसी स्थितियां नहीं है, लेकिन कुछ एक बार तो ताली बजाना चाहिए अगर बस्तर बदल रहा है, और बस्तर में ऐसी स्थिति नहीं है तो आप लोग ताली नहीं बता रहे हैं भाई, हैं? क्या चीज? जनता इतनी तरस है इनके घोटालों से कि नक्सलवाद की बात करिए। नक्सलवाद की बात है। अभी 5 दिन पहले तक रेल बंद था यहाँ पे, ये चाहते ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। एक सेकंड, आ रहा हूं भाई। आज से कुछ साल पहले तक ये स्थिति रही है,
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है भाजपा ने, खास तौर से बता दूं आपको मैं, आज जो नक्सलवाद पीछे हटा। भाई भाजपा ने लड़ाई लड़ी, अब तो ताली बजा दो यार। ये देखिए, ये ताली मैं इसलिए बजवाया कि नक्सलवाद के खिलाफ किसने कैसी लड़ाई लड़ी है, एक कंडीशनल लड़ाई है, समझ रहे हैं। जब भाजपा की बात आएगी तो नक्सलवाद इन्होंने खत्म किया है, कांग्रेस की बात आएगी तो सवाल कर देंगे। पचौरी जी आप पूरी बात कीजिए। नेता है ना, नेतागिरी करने लगते हैं तो मुझे टोकना पड़ता है। करिए। नक्सलवाद को खत्म करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे प्रयास किए हैं, काफी प्रयास किए हैं, जिसके कारण आज स्थिति यह है कि कम से कम 23%, 24% बताया नक्सलवाद। और कांग्रेस ने? कांग्रेस की भी नीति अच्छी रही है। कांग्रेस ने भी नक्सलवाद को खत्म करने की नीतियां बनाई हैं। आदिवासियों को जो अंदर थे, आदिवासी लोग, उनको छोड़ने की बात की है। जो निरपराध आदिवासी अंदर किए गए थे उनको भी रिहा करवाया है। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं नक्सलवाद के विषय पर कि बस्तर पूरा संभाग, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जगदलपुर से तो बहुत दूर है, नक्सलवाद को लेकर सरकार की नीति कैसी रही है और क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय बाद नक्सल मुक्त हो जाएगा बस्तर? देखिए, नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक आम सहमति विगत वर्षों में भी रही है और ये कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी को, लगातार कार्यकर्ता मारे जाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जाते हैं। महेंद्र कर्मा जी ने रमन सिंह का पूरी तरह से साथ दिया था, रमन सिंह ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, ये सच्चाई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक मंच पर रहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य आप जब कहते हैं कंट्रोल हो गया है, तब देखते हैं कि हमारा बीजापुर का काकेम मारा जाता है, नारायणपुर का हमारा एक उपाध्यक्ष मारा जाता है, आज कल में रोज कुछ न कुछ होता है। ऐसी स्थिति में आप ये कांग्रेस, आप बोलिए। कांग्रेस ही जो है ना इस प्रकार की राजनीति करती है जिसमें जो राष्ट्रीय विषय हैं या जनहित के विषय। हाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए। ये झीरम भूल जाते हैं क्योंकि वो टारगेट किलिंग थी। हमारे महेंद्र कर्मा जी मासूम थे, इनका साथ दिए, लेकिन इन लोगों ने महेंद्र कर्मा जी को भी नहीं छोड़ा। भीमा मंडावी दंतेवाड़ा के विधायक थे, इनके शहीद हुए। एक सेकंड, ऐसे ठीक बहस जा रही है, एक सेकंड में आ रहा। हाँ बोलिए। देखिए कितनी बेशर्मियत के साथ ये बात करते हैं। झीरम कांड हुआ, पूरे बस्तर के साथ पूरे देश के लोग इससे नाराज थे, लेकिन झीरम कांड जब ये विपक्ष में थे, इन वर्तमान में इनके सरकार में जो मंत्री है कवासी लखमा जी वहां से बच गए। माननीय भूपेश बघेल जब ये विपक्ष। अरे गजब है भाई। एक सेकंड, शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड, लखमा जी बच गए तो बचने दीजिए भाई। अब इस पर अरे मैं ये कह रहा हूं बड़ी विटंबना है। ये कह रहे बताइए लक्ष्मण जी बच गए। अरे बच गए तो कहिए भगवान क्या बच गए, किसी को क्यों। खैर पूरी बात। भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी सदन के अंदर ये क्या चाहते थे, सब खत्म हो जाए, कांग्रेस का झंडा उठाने के लिए एक आदमी ना मिले, ये इनकी सोच थी क्या? लखमा जी बच गए मतलब इनको अफसोस है, लखमा जी बच गए। अरे अशोक कहाँ है? अशोक इनको जरा बैठाओ, ये जोश में आ गए। अशोक सामने आओ। माननीय भूपेश बघेल जी सदन के अंदर कहते थे झीरम कांड की सबूत मेरे जेब में है। 5 साल मुख्यमंत्री थे, तब तो विपक्ष में थे, सबूत को सामने नहीं लाए। जब ये सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने उस सबूत को सामने क्यों नहीं लाया? दोषियों पे कार्रवाई क्यों? चलिए नक्सलवाद की बात हो गई। अब बात फिर से सियासत में ले आते हैं, क्योंकि किसने कहा था कि नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो राव साहब कौन बनेगा मुख्यमंत्री बीजेपी से, बता दीजिए। कार्यकर्ता बनेगा मुख्यमंत्री। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अब इन्होंने कहा था कि भूपेश का भरोसा है, अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो भरोसा है, कि भूपेश का भरोसा खत्म हो गया? तो कांग्रेस ही तो भूपेश है भाई। ऐसा तो हम ये मान ले कि यहाँ का जो एटीएम है वही भूपेश बघेल है, वही कांग्रेस है और कुछ मतलब नहीं है। दूसरा विषय 2018 में इन्होंने किसका चेहरा लेकर लड़ा था? 2018 में तो पार्टी की बेस पर लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, जो विश्व नेता हैं, उनके चेहरे पर हम लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ये बहुत देर से आ रहा हूं। अरे खड़े हो जाइए यार। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक सेकंड, अब माइक तो आने दीजिए। कंफ्यूज हैं आप? घर में लड़ाई तो नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं।
भाभी कंट्रोल में है, कहीं कोई लफड़ा नहीं है? मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं। ये भी दिक्कत है, अब तक शादी नहीं हुई है, हैं? अभी सगाई हुआ है। करवा दीजिएगा सरकार रहते। बिल्कुल करवाएंगे। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है, चारों ओर विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। सेट डायलॉग है यार, कुछ अलग बोलो, कुछ अलग बुलवा के जाऊंगा आपके। मुद्दा विहीन पार्टी, इनके पास कोई मुद्दा रह गया ना, कोई प्रदेश स्तर का कोई नेता रहेगा। इनकी शादी करवाइए भाई, ये डिरेल हैं, इनकी शादी करवाइए। हाँ बोलिए, एक सेकंड। हाँ, कांग्रेस किस मुंह से विकास की बात करती है? अरे जिस मुंह से आप कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहर में विवेकानंद स्कूल है, वहाँ पर कांग्रेस का कार्यालय, ये लोग बच्चे का खेल का मैदान जो बगीचा है ना, उसको खा गए, उसको बगीचा को अपने कांग्रेस कार्यालय में तब्दील कर दिए। ये लोग किस मुंह से? इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, कोई नहीं बोलना चाहता है। महिलाएं घर में बोलती हैं तो पति की बोलती बंद हो जाती है, और आप लोग इतनी शराफत से बैठे हैं, बोलेंगे नहीं कुछ? हाँ तो आइए बोलिए भाई। हाँ मैं समझ गया, आप जिस तरह से बोल रही हैं, आपके पति को प्रणाम। पहले आप ही बोल लीजिए, पहले आप बोल। हमको प्रणाम करिए, क्योंकि आप तो अभी आज बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम महिलाओं से ये भी पूछिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम प्रधानमंत्री महिलाएं। अभी सुनो ना दीदी, अभी मुख्यमंत्री बना लो और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बना लेना। मुख्यमंत्री तो हमारे भूपेश भैया ही बनेंगे। अच्छा ठीक जी, और प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी बनेंगे। अच्छा ठीक है, ये भी मान लिया। अब वो वाली महिला से बात कर लूं? जी। ठीक है, इजाजत है। हाँ भाई, अब आप बोल लीजिए, बोलिए, बताइए, अपनी बात कहिए। मैं ये पूछना चाहूंगी, इससे कांग्रेस सरकार में बैठी हुई है, ये जो घोषणा पत्र, जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, एक भी घोषणा पत्र में जो भी इन्होंने घोषणा किया, पहले आप मेरी बात, बिल्कुल माइक मत उठाइएगा। नहीं उठाएंगे भाई, नहीं उठाएंगे, कसम से नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, आप बहुत सारे सवाल हैं इनसे। इतना सवाल मत करिए, पूरा शो खत्म हो जाए। सुनिए आप, तो इन्होंने एक भी ऐसा वादा पूरा नहीं किया, खासकर महिलाओं का। इन्होंने घोषणा पत्र में ये कहा था, एक तो पहली बात, इन्होंने जो सत्ता में आए तो महिलाएं, आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी महिलाओं के लिए सोचना पड़ेगा, कुछ करना होगा। आप कुछ बोलना चाह रही थी? नहीं बोलना चाहती है। पीछे से कोई है? हाँ पीछे से कोई है, जल्दी बताइए, जल्दी। नहीं भाई, आप महिला हैं, हद है यार, रुक जाओ, बोलिए। हाँ बोलिए। हम महिलाएं हैं, हम घर चलाना जानते हैं, और मोदी सरकार ने क्या किया है, आज दाल चावल गैस का हर चीज का रेट बढ़ाया है। बढ़ा तो है ना? तो हमको क्या करना है, हमारा भूपेश सरकार आए, तो भूपेश आने के बाद बहुत कुछ हुआ है। भूपेश सरकार अब गैस का भी कम करेंगे, हमारा सरकार बनने से हम लेडीज लोग का भी उतार हो। आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं बोलना चाहती है? चलिए, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां अभी छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 26 तारीख को हम लेकर आएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि किसका बनेगा मुख्यमंत्री। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू, अशोक नायडू और अजीत उपाध्याय को इजाजत दीजिए, और बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए विपिन न्यूज के साथ। नमस्कार।